हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो हम SCERT बिहार बोर्ड क्लास 10th के ज्योग्राफी की क्लास में आज हम पढ़ेंगे प्राकृतिक आपदा एवं एक परिचय। प्राकृतिक आपदा एक परिचय, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे ज़रूर देखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ, और जो पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी ज़रूर बजाएँ। तो प्राकृतिक आपदा एक परिचय में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आपने 9वीं कक्षा में उन आपदाओं का अध्ययन किया है। 9वीं कक्षा में आपने उन आपदाओं का अध्ययन किया है जो मानवीय गलतियों के कारण घटित होती हैं। आपने उसके प्रबंधन का काफ़ी ज्ञान भी हासिल किया है, लेकिन आप इस भ्रम में न रहें कि आपदाओं के लिए सिर्फ मनुष्य जिम्मेदार है। सच तो यह है कि कई भयावह आपदाओं की स्थिति में मनुष्य निसहाय होता है। उसका कारण प्रकृति की होती है। प्राकृतिक व्यवस्था में जब कई कारणों से अकारण व्यवधान उत्पन्न होते हैं तो व्यवधान ही प्रकृति जनित आपदा के रूप में हमारे सामने उपस्थित होते हैं। इन्हीं आपदाओं की जानकारी आपको 10वीं कक्षा में दी जाएगी। क्या आप जानते हैं कि सुनामी क्या है? जब समुद्र की तली पर उत्पन्न भूकंपीय तरंगों के कारण लहरदार होकर तट से टकराता है तो तट के और जल के कई मीटर की ऊंचाई तक उछाल लेकर तटीय क्षेत्र में तबाही मचाते हैं। इसे ही सुनामी कहा जाता है। तुम ये भी जानते होगे कि जब किसी नदी का जल स्तर औसत प्रवाह से ऊपर उठ करके आसपास के क्षेत्रों में फैल जाता है तो उस परिस्थिति को ही बाढ़ कहते हैं। तो बाढ़ किसे कहा जाता है? जब किसी नदी तालाबों में पानी का प्रवाह जब औसत जो होता है पानी से ऊपर उड़ करके आसपास के क्षेत्रों में फैल जाता है, उसी परिस्थिति को बाढ़ कहा जाता है। प्राकृतिक आपदाओं में बाढ़, सुखाड़, भूकंप, सुनामी अति विनाशकारी है। इसके अतिरिक्त चक्रवात, ओलावृष्टि, हिमस्खलन, भूस्खलन जैसी घटनाएं भी प्राकृतिक आपदाओं के ही अंग हैं। लेकिन बाढ़, सुखाड़, भूकंप, सुनामी के बड़े स्तर पर प्रभाव के कारण ही इनके कारणों की समीक्षा के साथ परिणाम और प्रबंधन का अध्ययन 10वीं वर्ग में प्रस्तुत किया जा रहा है। क्या आपने कभी भूकंप अनुभव किया है? यदि नहीं किया है तो ये जान लें कि पृथ्वी में जब भी कोई कंपन होती है तो वही कंपन भूकंप कहलाता है। इसका मापन रिएक्टर स्केल के द्वारा किया जाता है। देखो, मापन किससे कहते हैं? मापन इसका रिएक्टर से किया जाता है। तो भूकंप मापन किससे करते हैं? तो इसका जो मापन है रिएक्टर स्केल के द्वारा किया जाता है। जब औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा में 25% से अधिक की कमी आ जाती है तो उसे सुखाड़ की स्थिति माना जाता है। अर्थात जब वार्षिक वर्षा जो होता है उसकी जो औसत होती है वो 25% से अधिक की कमी आ जाती है तो उसे सुखाड़ की स्थिति कहा जाता है। सामान्यतः 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में प्रायः प्रतिवर्ष सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न होती है। अपने माता पिता या दादी जी से पूछ सकते हैं कि उन्होंने कोई प्राकृतिक आपदा झेली है अथवा नहीं। आप स्वयं पिछले वर्ष 2008 समाचार पत्रों, टेलीविज़न में देखे होंगे कि कोसी नदी की बाढ़ ने किस प्रकार लोगों को बहला कर रखा दिया था। कोसी नदी की धारा ही बदल गई। बिहार के लोगों के लिए ये कोई नई घटना नहीं है। कोसी की इसी विनाश लीला के कारण इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। तो यहाँ पे समझ में आया होगा कि कोसी जो नदी होती है ये बिहार का शोक नदी कहलाती है। तो इसे ध्यान रखेंगे, ये भी इम्पोर्टेंस है। इस वर्ष 2009 बिहार सहित देश के अनेक भागों में वर्षा की मात्रा कम होने के कारण सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। बाढ़ और सूखा तो बिहार के लोगों के लिए एक अस्थायी त्रासदी है। यदि आप अपने दादा दादी से बात करेंगे तो 1934 की भूकंप की याद दिलाते हैं। बिहार के कई भागों में ज़मीन के फटने की घटना हुई थी। सैकड़ों लोग मौत के शिकार हुए हैं। हजारों लोग बेघर हो गए। समुद्र तट से दूर होने के कारण बिहार में सुनामी का
तो प्रकोप नहीं है, लेकिन चक्रवातीय प्रभाव से लगभग प्रति वर्ष बिहार में जान और माल की भारी बर्बादी होती है। भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन, मृदा स्खलन जैसी घटनाएं अक्सर होती हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड इससे अधिक सर्वाधिक ग्रस्त रहते हैं। हिमालय प्रदेश में विकास कार्यों में लगातार हो रही वृद्धि तीव्र ढाल पर अवस्थित चट्टानों को कमज़ोर बना देते हैं और इन्हीं चट्टानों के टूटने से भूस्खलन जैसी समस्या उत्पन्न होती है। हम स्खलन की समस्या अत्यंत ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में घटती है। मैदानी भारत के लोगों के लिए और विशेषकर बिहार के लोगों के लिए ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, लेकिन भारत के पर्वतीय राज्यों के लिए यह एक गंभीर आपदा है। प्राकृतिक आपदा प्रबंधन। आपदा जो है, आपदा कोई भी हो उसका प्रबंधन अनिवार्य है। आपदा कोई भी हो लेकिन उसका प्रबंधन क्या है, अनिवार्य है, जरूरी है। आपदा से न सिर्फ विकास कार्य अवरुद्ध होते हैं वरन विकास कार्यों में कई व्यवधान भी उत्पन्न होते हैं। यद्यपि राष्ट्रीय स्तर तथा राज्य मुख्यालय स्तर पर आपदा प्रबंधन की व्यवस्था की गई, लेकिन इन व्यवस्थाओं के असफल होने से नवीन प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे कि हो सकती हैं राष्ट्रीय नोडल मंत्रालय, राज्य में राहत और पुनर्वास विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग, जिला में जिला मजिस्ट्रेट का कार्यालय, खंड में पंचायती समिति का कार्यालय, गांव में ग्रामीण आपदा प्रबंधन समिति। उत्तर बिहार के लोग और विशेषकर कोसी प्रदेश के लोग परंपरागत रूप से बाढ़ नियंत्रण से दक्ष होते हैं। उन्होंने अनादि काल से बाढ़ के अनुरूप जीवन शैली बना ली। सुखाड़ के प्रबंधन हेतु भी आम लोगों के सहयोग से कार्य करना आवश्यक होता है। सामूहिक प्रयास से ही कुएं की खुदाई हो सकती है। सामूहिक रूप से ही तालाब की खुदाई और रोजगार के नए क्षेत्र तलाशे जा सकते हैं। भूकंप और सुनामी भी भारत के लिए बड़ी चुनौती है। भूकंप के प्रबंधन हेतु नए तकनीकी आधारित भवन निर्माण का कार्य किया गया है। भूकंप निरोधी भवनों के निर्माण में वृत्ताकार या बहुभुजीय आकृति के बदले आयताकार अथवा वर्गाकार भवन आकृति को प्राथमिकता दी गई। इसी प्रकार से तटीय भारत में सुनामी के चेतावनी और प्रबंधन के लिए विशेष कार्य किए गए हैं। तो भारत के विनाशकारी जो चक्रवात हैं ये कब आया था, तो ये आया था 29 अक्टूबर 1999 में। भारत के विनाशकारी भूकंप 1934 में और भारत के प्रमुख सुखाड़ वर्षा ये 1966 में और भारत के प्रमुख सुनामी ये 26 दिसंबर 2004 को आया हुआ था। 2002 में भारत के पूर्वी तट तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सुनामी से भारी बर्बादी हुई थी। इसी तथ्य को ध्यान में रख करके चक्रवात तथा सुनामी प्रभाव को कम करने की नीति आवश्यक है। कोई भी प्रबंधन कार्य तब तक सफल नहीं हो सकता है जब तक कि उसमें आम लोगों की सहभागिता नहीं होती है। आम लोगों की सहभागिता तथा पंचायत की मदद से ठोस प्रशासनिक निर्णय लिया जा सकता है और ये निर्णय ही दीर्घकाल में प्रबंधन हेतु आवश्यक होते हैं। इसका मूल उद्देश्य यह है कि आपको अपने आसपास घटने वाले किसी भी संभावित खतरे का पूर्व जानकारी हो। पूर्व अनुमान अथवा पूर्व जानकारी से विनाश को कम किया जा सकता है और इस अध्याय के अध्ययन का यही मूल उद्देश्य है। इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। इसमें से कुछ क्वेश्चन हैं तो बताना है कि इनमें से प्राकृतिक आपदा कौन सा नहीं है, क्या सुनामी, बाढ़, भूकंप या आतंकवाद। तो इसमें जो प्राकृतिक आपदा है, आतंकवाद जो है ये प्राकृतिक आपदा नहीं है। शेष सुनामी हुआ, बाढ़ हुआ, भूकंप जो हैं ये प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आता है। इनमें से कौन मानव जनित आपदा है, सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद या महामारी। तो ये सभी जो हैं ये क्या है, मानव जनित आपदा है। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है, समुद्र में भूकंप का आना, द्वीप का भूकंप का आना, स्थलीय क्षेत्र पर भूकंप का आना या इनमें से कोई नहीं। तो सुनामी का प्रमुख कारण है समुद्र में भूकंप का आना ही सुनामी का प्रमुख कारण हो जाता है, अर्थात इसका पहला ऑप्शन सही होगा। इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। हम मिलेंगे नए अध्याय में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब करके चैनल को जरूर जाएं।
क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंस है। और यहाँ से हम MCQ के क्वेश्चन को भी हम यहाँ से स्टार्ट कर दिए हैं। क्लास 10th का पहला चैप्टर मैंने स्टार्ट किया हूँ, अगर आप नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट MCQ हैं। 80 MCQ का मैंने कल क्लास लिया था, तो आप उसे देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंस है। चलिए मिलते हैं नई क्लास में, तब तक आप पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें, और कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट भी करते रहें। चलिए नमस्कार।